नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए पेगासस मामले पर संसद में हंगामा, 14 विपक्षी दल बोले सरकार अहंकारी। लालू यादव ने बढ़ाया सियासी तापमान, बोले नीतीश मेरे दिल में रहते हैं। राहुल दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिवार से मिले, बीजेपी को नहीं आया रास। मीनाक्षी लेखी ने कश्मीरी शरणार्थियों से कहा क्यों वापस नहीं गए कश्मीर। चैनलों ने चलाई मुरादाबाद में हिंदुओं के पलायन की झूठी खबरें, कार्रवाई होगी। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। 14 विपक्षी दलों के सांसदों ने संयुक्त बयान में कहा है कि वे पेगासस और किसान आंदोलन के मसले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार संसद में कामकाज न होने देने के लिए विपक्ष को बदनाम कर रही है। बयान में कहा गया है गतिरोध की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर है, जो अहंकारी और हठ में रहती है, और इसीलिए वो दोनों सदनों में विपक्ष की मांग को स्वीकार करने से इनकार करती है। इस बयान में कांग्रेस से लेकर एनसीपी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के सांसदों के नाम हैं। उधर टीएमसी के 6 राज्यसभा सांसदों को हंगामा करने व नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। ये सभी सांसद पेगासस मामले में प्ले कार्ड लेकर वेल में आ गए थे। इन सांसदों में डोला सेन, नदीमुल हक, अबीर रंजन विश्वास, शांता क्षेत्री, अर्पिता घोष और मौसम नूर शामिल हैं। तो संसद में हंगामा चल रहा है क्योंकि सरकार नहीं मान रही है पेगासस पर बातचीत करने के लिए, किसान कानूनों पर बातचीत करने के लिए। इसलिए गतिरोध बना हुआ है और संसद ठप है। इसके लिए एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था कि विपक्ष संसद का अपमान कर रही है, लोकतंत्र का अपमान कर रही है, संविधान का अपमान कर रही है, देश का अपमान कर रही है। तो आज विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से बयान जारी करके कहा कि दरअसल वो एक झूठा आरोप लगा रही है विपक्ष पर, और जो संसद का काम नहीं हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उसका अहंकारी रवैया जिम्मेदार है, उसका अड़ियलपन जिम्मेदार है। तो बहुत साफ है कि ये अपमान जो संसद का कहा जा रहा है, दरअसल वो विपक्षी दल नहीं, केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। क्योंकि संसद बातचीत का एक मंच है, जो देश के सामने बड़े मसले आते हैं, समस्याएं आती हैं, योजनाएं बनानी होती हैं, और अगर सरकार उन चीज़ों से भागती है, उन पर बहस करने से भागती है, तो ये लोकतंत्र विरोधी है, ये संविधान विरोधी है और ये संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन भी है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का जो आरोप था वो सरासर बेबुनियाद है। और अगर आप अतीत में जाएं तो पिछले 50 सालों में बीजेपी ने जितना संसद को नहीं चलने दिया है उतना किसी और दल ने नहीं किया है, बल्कि पूरा का पूरा सत्र ही उसके अड़ियल रवैये की वजह से साफ हो गया था, कोई काम नहीं हुआ था, और ये इसके पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं। अब जब वो खुद पावर में है और विपक्षी दल उसके साथ यही सलूक कर रहे हैं तो उसे कष्ट हो रहा है। तो साफ है कि बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का आरोप झूठा है। सच्चाई ये है कि सरकार अड़ियलपन पर से काम ले रही है, और इन मुद्दों पर जो बहुत ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे पेगासस का मसला न केवल जासूसी का मसला है बल्कि देश की सुरक्षा का भी मसला है। इसी तरह से 8-9 महीने हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, और उसका कोई समाधान सरकार की तरफ से ढूंढने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। तो ये एक ज़रूरी रास्ता अपनाया है विपक्ष ने, और उसे कतई दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगली खबर लेते हैं। बिहार में सियासी हलचल के बीच लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार उनके दिल में रहते हैं। लालू के इस बयान से एक बार फिर अटकलों का बाजार तेज हो गया है। सवाल उठने लगा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल बिहार बीजेपी के साथ रहने वाले दलों को अपनी ओर लाने की रणनीति अपना रहा है। लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को कहा, नीतीश कुमार हमारे दिल में रहते हैं, रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं और हम लोग तो साथ में रहे हैं। बता दें, ये बात वे लालू प्रसाद कह रहे हैं जिनके साथ नीतीश कुमार के रिश्तों में कटुता आ गई थी। पिछले साल
हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर राजनीति की नहीं बल्कि निजी हमले तक किए थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नीतीश भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाने लगे हैं। इस बीच उन्होंने मोदी सरकार की दुखती रग पर हाथ रखते हुए पेगासस मामले की जांच की मांग भी कर दी है और वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में भी बयान दे चुके हैं। उनकी पार्टी ने बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तो लालू यादव सक्रिय हो गए हैं, वो अब विपक्षी दलों को एकजुट करने में भी लगे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में भी वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे नीतीश कुमार बीजेपी के साथ छोड़कर उनके साथ आ जाएं या कम से कम बीजेपी और नीतीश के रिश्तों में जो दरार है वो चौड़ी हो जाए। यही नहीं, वो एनडीए में भी फूट डालो की नीति पर चल रहे हैं। बहुत सारे गठबंधन के एनडीए के दल घटक नाराज चल रहे हैं, वो उनको भी आकर्षित करना चाहते हैं, उनको भी पटाना चाहते हैं और बिहार में अपने बेटे तेजस्वी यादव की सरकार का रास्ता बनाने की कोशिश में है। और इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्षी दलों को कैसे एक फोरम पर लाया जाए। और चूंकि लालू प्रसाद यादव की साख अच्छी है, लालू प्रसाद यादव के रिश्ते सभी दलों से अच्छे हैं, कांग्रेस से भी बहुत अच्छे हैं, उनकी एक इमेज सेकुलर इमेज है, इसलिए ये संभावना प्रबल बनती है कि लालू यादव एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो लालू यादव की सक्रियता दोनों स्तरों पर, न केवल राष्ट्रीय राजनीति पर बल्कि प्रादेशिक राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर भी असर डालेगी। यही नहीं, जो अगले साल 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उन चुनावों में भी लालू यादव कोई भूमिका निभा सकते हैं विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए, ताकि मोदी के खिलाफ एक साझा मंच तैयार हो और बीजेपी को हराने में मदद कर सकें। तो ये लालू यादव अब एक नई भूमिका, नए अवतार में हैं और इस अवतार में वो विपक्षी दलों के लिए एक सूत्रधार का काम भी कर सकते हैं और खेवनहार भी बन सकते हैं। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार सुबह पुराना नंगल श्मशान में 9 साल की बच्ची से कथित तौर पर रेप हत्या के मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद राहुल ने कहा, मैंने परिवार से बात की, वे न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं। वे कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा है और उनकी मदद की जानी चाहिए। हम ऐसा करेंगे। मैंने कहा है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, न्याय मिलने तक उनके साथ खड़ा है राहुल गांधी। आरोप है कि 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और फिर उन कथित हमलावरों ने, आरोपियों ने जबरन उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग इसको उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दलित लड़की के साथ गैंगरेप और हत्या की तरह का घटना बता रहे हैं। इस मामले को लेकर एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया था। उन्होंने 9 साल की बच्ची की खबर के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा था, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। इस मामले में एक पुजारी और 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राहुल गांधी एक सक्रिय न केवल विपक्ष के नेता के तौर पर बल्कि अब इन सवालों पर भी जुड़ रहे हैं। दलित इशू एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, दलित राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है और ये एक राजनीतिक अभियान भी है राहुल गांधी का। लेकिन जो 9 साल की बच्ची है उसको लेकर जो गुस्सा है लोगों में, क्षोभ है, उसको भी वो व्यक्त कर रहे हैं। उन पीड़ितों के साथ अपनी हमदर्दी, अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं जो कि सत्तारूढ़ दल के नेता नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि सत्तारूढ़ दल के लोगों को, नेताओं को, प्रवक्ताओं को कष्ट भी हो रहा है कि राहुल गांधी पीड़ित के परिवार से क्यों मिले, क्योंकि उन्होंने प्रश्न भी उठाए हैं और उनमें से कुछ प्रश्न वाजिब भी हैं कि जब राजस्थान में इस तरह की कोई घटना होती है तो राहुल गांधी सक्रिय नहीं होते हैं। उन जहां पर कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का शासन है, वहां पर अगर रेप होता है या दलितों पर अत्याचार होते हैं तो राहुल गांधी खामोश रहते हैं। लेकिन दिल्ली में चूंकि कानून व्यवस्था का मसला बीजेपी के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है और एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं भी घट रही हैं, तो राहुल गांधी सक्रिय हो गए। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह की सक्रियता जरूरी है। विभिन्न राजनीतिक दलों को करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर सब लोग एक साथ खड़े हों, ना कि राजनीति के आधार पर। तो ये बहुत राहुल गांधी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि बाकी दल भी इससे लेंगे, क्योंकि हाथरस में जो वारदात हुई थी उस समय भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सक्रिय थे और उसका भी असर पड़ा था, लेकिन उसके बाद फिर एक खामोशी छा गई थी। अगली खबर का रुख करते हैं।
कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के बयान से बवाल हो गया है। मीनाक्षी लेखी ने अपने ही देश में शरणार्थियों की तरह रहने वाले कश्मीरी पंडितों को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। मीनाक्षी लेखी ने कश्मीरी पंडितों की तुलना कोरोना संकट के दौरान घर वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों से करते हुए कहा है कि महामारी के बाद प्रवासी मजदूर जब अपने घर वापस लौट गए तो त्रासदी के बाद कश्मीरी पंडित क्यों नहीं लौटे थे। बता दें, बीजेपी सरकार हमेशा कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाने की बात करती रही है और इसके लिए वो कांग्रेस को घेरती भी रही है, लेकिन मीनाक्षी लेखी का बयान इसके एकदम उलट आया है। मीनाक्षी लेखी के साथ चर्चा के दौरान एक वक्ता ने पूछा कि उन्हें कश्मीर में कब बसाया जाएगा ताकि वे अपनी संस्कृति बचा सके। इस पर लेखी ने कहा, मुझे इस सवाल पर ही आश्चर्य है क्योंकि आप इस देश के अंग हैं, जहां चाहे बस सकते हैं, कोई किसी को वापस घर जाने से नहीं रोक रहा है। इसके अलावा जिस चीज की जरूरत होगी दी जाएगी। उन्होंने कहा, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूं जो कि देश में कई जगह बसे हैं। कई लोगों के मन में अपनी मातृभूमि पर बसने की इच्छा होगी, लेकिन अब वे जहां भी हैं खुश हैं। वे नहीं चाहते कि अब किसी तरह की दिक्कत हो। इस बीच लेखी पर एक वक्ता भड़क गया और उसने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जबरन भगाया गया था और यह मुद्दा प्रवासी मजदूरों के साथ तुलना करने के लिए सही नहीं है। वक्ता ने यह भी कहा कि लेखी को कोई कंसेप्ट का पता ही नहीं है और तुलना कर रही हैं। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने भारत सरकार से केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की उकसाने वाली टिप्पणी से खुद को अलग करने को कहा है। दुर्भाग्य कि मीनाक्षी लेखी बीजेपी की प्रवक्ता भी थी, वरिष्ठ नेता भी हैं और अब केंद्रीय मंत्री भी हैं और वो इस तरह की संवेदनहीनता दिखा रही हैं। कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को नहीं समझ रही हैं। कश्मीरी पंडितों को जो उन्होंने भुगता है उसके लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, जबकि वो आतंकवाद से पीड़ित लोग हैं। आतंकवाद की वजह से उन्हें भागना पड़ा था और अभी भी चूंकि कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है, इसलिए वो सुरक्षित होकर वहां नहीं लौट सकते हैं। तो इस पीड़ा को और इस माहौल को समझने के बजाय विदेश मंत्री आरोप उन्हीं पर मढ़ रही हैं, उन्हीं से कह रहे हैं कि आप वापस क्यों नहीं लौटे और अजीबोगरीब तुलना भी कर रही हैं प्रवासी मजदूरों से। वो एक विभिन्न स्थिति थी, विभिन्न कारण था और इसलिए गए और प्रवासी मजदूर जब स्थितियां ठीक हुई तो लौट भी आए, लेकिन आतंकवाद की तुलना कोरोना महामारी से उपजी स्थिति के साथ नहीं की जा सकती। दरअसल मीनाक्षी लेखी इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देने की आदी रही हैं। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही उन्होंने किसानों को मवाली कह दिया था और जिस पर भी हंगामा हुआ था, बाद में उन्हें इसके लिए खेद भी प्रकट करना पड़ा था। लेकिन जिसकी तबीयत होती है, तरबियत होती है, जिसके दिमाग में जो चीजें होती हैं वो निकल ही आती हैं। तो अब बीजेपी परेशान है क्योंकि कश्मीरी पंडितों के नाम पर वो वोट इकट्ठा करने के लिए तमाम 20 साल से कोशिश कर रही है और अब 7 साल से सत्ता में है, लेकिन उनके लिए उसने कुछ भी नहीं किया है। तो कश्मीरी पंडित उन्हीं से अब सवाल करने लगे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन उनको वो जवाब देने की बजाय उन्हें आरोप मिल रहे हैं, डांट मिल रही है, नसीहतें मिल रही हैं। आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की एक कॉलोनी में पलायन को लेकर चल रही कुछ खबरों का मुरादाबाद पुलिस ने खंडन किया है। पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि हिंदू परिवारों के पलायन से जुड़ी सभी खबरें भ्रामक हैं। पुलिस ने कहा, मामला 2 मकानों को बेचे जाने से संबंधित है। पुलिस ने बताया कि कॉलोनी में 2 मकानों को दूसरे समुदाय के लोगों को बेच दिया गया है, लेकिन कॉलोनी वाले बाकी लोग नहीं चाहते कि दूसरे समुदाय के लोग उनकी कॉलोनी में रहें। इसीलिए इसके विरोध में वहां के लोगों ने अपने मकान बेचने वाले पोस्टर लगा दिए। पुलिस की माने तो इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई है। इस जांच में सामने आया कि 81 मकानों में से हाल फिलहाल में कोई भी मकान बेचा नहीं गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि कॉलोनी के 2 मकानों को मकान मालिकों ने कुछ महीने पहले अपनी मर्जी से बेचा था। इसके लिए उन लोगों पर किसी तरह का कोई दबाव भी नहीं था। पुलिस ने कहा है कि मुरादाबाद के शिव मंदिर कॉलोनी के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कॉलोनी के घरों को बिना उनकी सहमति के किसी बाहरी व्यक्ति को न बेचा जाए। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत के हर नागरिक को देश में कहीं भी बसने का, रहने का अधिकार है। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लोग इस खबर के द्वारा सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसके बाद भी कुछ समाचार चैनलों पर इस खबर को हिंदुओं का पलायन बताकर दिखाया जा रहा है। तो एक तो मीडिया इस तरह के इश्यूज को, जो कि बहुत ही गंभीर, संवेदनशील हैं, जितनी छोटी चीज होती है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं और
एक तरह की सांप्रदायिक भावना फैलाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुसलमान का नरेटिव गढ़ के। दूसरी बात यह है, पलायन जैसी चीज को की बात करना किसी एक मसले पर, किसी एक शहर में पूरे देश भर में हंगामा करना है और पूरे देश भर में हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत, अविश्वास की बात को गहरा करना है। इन चैनलों को बाकायदा कोर्ट में ले जाया जाना चाहिए, दंडित किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक हकीकत है कि इस कॉलोनी के लोगों ने 2 मकानों पर आपत्ति की है। वो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मकान खरीदे हैं और ये जो 81 हिंदू परिवार हैं, दरअसल ये हिंदुस्तानी नहीं है। इन्हें हिंदुस्तानी कहना गलत होगा, क्योंकि ये बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं, संकीर्ण मानसिकता के परिवार हैं जो अपने मोहल्ले को केवल अपने लिए बनाना चाहते हैं। ये देश सबका है, कोई भी कहीं भी जाकर बस सकता है, कोई भी मकान खरीद सकता है। मकान बेचने वाले हिंदू थे, उन्होंने मुसलमानों को मकान बेचा कि उन्हें उनसे ज़्यादा अच्छी कीमत मिली होगी, लेकिन इन 81 हिंदू परिवारों को उनका जच नहीं रहा। तो ये हिंदू परिवार जो है दरअसल ये सांप्रदायिकता से सराबोर हैं। इनके दिमाग में कट्टरपन भरा हुआ है जो दूसरे धर्मों के लोगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और तमाम तरह के निराधार आरोप मढ़कर उन पर एक तरह से उनका बहिष्कार करना चाहते हैं, उन्हें पीड़ित करना चाहते हैं। तो ये भी एक घटिया, इन 81 हिंदू परिवारों को के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और इन्हें दंडित किया जाना चाहिए कि ये भी हिंदू मुसलमान के बीच में विद्वेष फैला रहे हैं, ये भी घृणा और नफरत का वातावरण बना रहे हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि अगर मांसाहार की बात है तो हिंदुओं में भी मांसाहार होता है और मुसलमान भी मांसाहार करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो बात सामने आ रही कि मांसाहार से माहौल खराब होगा। तो बेशक 81 हिंदू परिवार छोड़कर चले जाएं, कहीं और रहें, पलायन करते हैं तो करें, इसकी चिंता नहीं की जानी चाहिए। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग है, एक तरह की दादागिरी है कि हम जहां रहेंगे हम अपने समुदाय के लोगों को ही रहने की इजाजत देंगे, दूसरों को नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।